अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली लॉज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे व्हाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं कि ग्रेगर मेंडल, पूरा नाम है मेंडल का, वो एक मॉन्क था, यानी पेशे के लिहाज से पादरी था, चर्च में काम करता था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, ये यूरोप का इलाका है। ही डेवलप्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स के बुनियादी असूल, बुनियादी प्रिंसिपल मेंडल ने बनाया। ये मेंडल का तारुफ है बुनियादी सा। ही प्रपोज दैट, यानी उसने ये प्रपोज किया, देयर आर स्पेशल फैक्टर्स, यानी खास फैक्टर्स हैं इन एन ऑर्गेनिज्म, जानदार में, विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, जो किसी ट्रेट के एक्सप्रेस होने को कंट्रोल करते हैं। ट्रेट कहते हैं करेक्टर। मिसाल के तौर पर स्किन कलर क्या है? ये एक ट्रेट है। हाइट ट्रेट है। इंटेलिजेंस एक ट्रेट है। ये क्या है? करेक्टर है। तो उसने क्या, किसी जानदार के जो करेक्टर्स हैं ना, जो ट्रेट हैं, उनको स्पेशल फैक्टर कंट्रोल करते हैं। ओके जी। एंड द ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, ट्रेड्स को वो स्पेशल करेक्टर कंट्रोल करते हैं और उन ट्रेड्स के अगली नस्ल में मुंतकिल होने को, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन को, उसको भी वही स्पेशल फैक्टर कंट्रोल करते हैं। दिस फैक्टर टर्न जीन्स, और उन्हीं फैक्टर्स को आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। यानी ये याद रखिएगा, हम ये पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, और डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जिसके पास किसी करेक्टर को कंट्रोल करने की हिदायत है, उसको हम जीन कहते हैं। ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों स्टडी किया। यानी मेंडल ने पी प्लांट, जिसको हम पाइसम सैटिवम साइंटिफिक नेम है, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, यानी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए किसी जानदार में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। ओके जी। देयर शुड बी फॉलोइंग फीचर्स, ये खास फीचर हैं जो किसी भी ऐसे जानदार में होने चाहिए जिसको हम जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट करें। नंबर 1, देयर शुड बी नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स दैट कैन बी स्टडीड, यानी उस जानदार में कुछ मुख्तलिफ ट्रेड्स की ऑप्शन होनी चाहिए जिनको आप स्टडी कर सकें। जैसा कि पी प्लांट के अंदर प्लांट हाइट, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन, ये सब के सब मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। मसलन ना कोई ऐसा जानदार सेलेक्ट कर लें, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका ट्रेड ही एक हो, तो एक या दो हो, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट चीज, द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। अच्छा, ट्रेड्स भी होनी चाहिए और फिर वो उन ट्रेड्स में कंट्रास्टिंग भी हो। कंट्रास्टिंग से मुराद है डिफरेंट ट्रेड्स होने चाहिए। देखें ना, मिसाल के तौर पर अगर वो कोई ऐसा पौधा सेलेक्ट करता जिसमें हाइट का ऑप्शन ही एक होता, यानी या तो टाल हाइट है, सारे पौधे टाल हैं, या ड्वार्फ हैं, तो हमें कैसे पता चलता कि अगली नस्ल में हाइट का जीन कैसे ट्रांसमिट होता है? तो अगर प्लांट हाइट है तो उसमें वो कंट्रास्टिंग ट्रेट होना चाहिए, यानी उसके 2-3 ऑप्शन होने चाहिए। मिसाल के तौर पर वो कह रहा है फॉर ए ट्रेट ऑफ हाइट की ट्रेट की बात करें, देयर शुड बी ओनली 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स, यानी इसमें सिर्फ 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं। यानी हाइट में 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं, जैसा कि टालनेस या ड्वार्फनेस। इसी तरह पी प्लांट में सीड शेप की बात करें तो 2 ही उसमें अब कह लें कि ऑप्शन है, राउंड या रिंकल। सीड कलर की बात करें तो येलो या ग्रीन। तो इसे हम कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट जिसके 2 मुख्तलिफ ऑप्शंस हों। अगला करेक्टर जी, द ऑर्गेनिज्म, यानी अगर वो जानदार प्लांट है, शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल, यानी नेचुरली वो जानदार सेल्फ फर्टिलाइजिंग ही होना चाहिए, लेकिन आप उसको खुद अपनी मर्जी से क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हो। अब ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये लास्ट चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगला करेक्टर है, शुड हैव ए शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल, यानी उसका छोटा लाइफ साइकिल होना चाहिए। छोटा, चंद माह पर मुश्तमिल हो, चंद दिनों पर मुश्तमिल हो, और वो अब जाहिर बात है छोटा है तो वो फास्ट लाइफ साइकिल है। फर्ज करें अगर कोई ऐसा जानदार सेलेक्ट करें जिसका लाइफ साइकिल ही बहुत लंबा हो, मसलन अगर कोई दरख्त, ट्री प्लांट सेलेक्ट कर ले, तो दरख्त में सीड से फिर आगे बीज बनने तक 6-7 साल का वक्फा लगता है। तो इससे तो यानी एक इंसान अपनी प्रोडक्टिव लाइफ के अंदर सिर्फ 3 से 4 जनरेशन स्टडी कर सकता है, क्योंकि इंसान जारी बात है प्रोडक्टिव लाइफ उसकी 30-40 साल पर मुश्तमिल होती है काम करने की जिंदगी। तो लेकिन पी प्लांट क्या है, वो 1 साल के अंदर उसकी आप 3-4 जनरेशन हासिल कर सकते हैं, यानी उस ऑस्ट्रिया के इलाके में तकरीबन 3 फसलें हासिल की जा सकती हैं साल के अंदर। तो शॉर्ट और फास्ट लाइफ साइकिल है उसका। लाइफ साइकिल से मुराद है बीज से बीज तक का वक्फा, यानी पी प्लांट का बीज जमीन में लगाएं, पौधा बने, उससे फ्लावर्स आएँ और उसमें पॉट लगें और फिर बीज हासिल हो जाए, ये लाइफ साइकिल मुकम्मल। ओके जी, ऑल दिस फीचर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, ये सारे फीचर जो हमने देखे ये पी प्लांट में मौजूद हैं। इसी वजह से मेंडल सक्सीडेड इन हिज वर्क, वो अपने काम में कामयाब रहा। नॉट ओनली बिकॉज ही सेलेक्टेड द राइट ऑर्गेनिज्म, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने सही जानदार सेलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, बट आल्सो बिकॉज ही एनालाइज द रिजल्ट्स, बल्कि दूसरी वजह यह भी है कि उसने रिजल्ट्स की एनालिसिस किया। कैसे? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिक्स,
یعنی اس نے اسٹیٹ کا استعمال کیا۔ دیکھیں مینڈل پیشے کے لحاظ سے تو پادری تھا، لیکن وہ میتھمیٹکس یعنی اسٹیٹ کی اسٹڈی بھی کر چکا تھا، اسٹیٹ کا ماہر بھی تھا۔ اب میتھمیٹکس کے اندر اسٹڈی کی وجہ سے اس کے رزلٹس کو بیولوجسٹ نے، یعنی جو اس وقت بیولوجسٹ تھے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ بندہ میتھ کا ہے اور یہ ایکسپیریمنٹس بیولوجی پہ کر رہا ہے، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے رزلٹس کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ اس کی میتھ پہ مہارت ہی اس کو اس قابل بنایا کہ اس نے بہت ایکوریٹلی رزلٹ حاصل کیے اپنے ایکسپیریمنٹ سے۔ ایکسپیریمنٹس کو ہم نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور یہ کنٹراسٹنگ ٹریٹس جو سے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہوں گے ڈائیگرام میں، ساتھ آپ کو بک میں ڈائیگرام بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ تھا سادہ سا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔